चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए अभी हम लोग का टॉपिक है डाई नाइट्रोजन। ठीक है, तो डाई नाइट्रोजन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, N2। डाई नाइट्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, N2 कहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब डाई नाइट्रोजन जो है इसका खोज किसने किया था, तो डिस्कवर्ड बाय डैनियल रदरफोर्ड, ध्यान रखना है। N2 गैस को मीफैटिक एयर भी कहा जाता है, ध्यान रखना है, मीफैटिक एयर। तो मीफैटिक एयर का मतलब क्या होता है, एयर इन विच लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट, ध्यान रखना है, एक ऐसा हवा जिसमें जीवन पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना है। तो वही हम लोग का मीफैटिक एयर है, ये हम लोग को ध्यान रखना होगा। ठीक है, अगला आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन, यानी आप डाई नाइट्रोजन कैसे बनाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि डाई नाइट्रोजन जिसका फॉर्मूला क्या है, N2 है। ठीक है, इसको जिस साइंटिस्ट ने दिया गया था उसका नाम यहाँ लिखा हुआ है, नहीं, डैनियल रदरफोर्ड है। और N2 गैस को कौन सा एयर कहते हैं, तो मीफैटिक एयर कहते हैं। और मीफैटिक एयर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा वायु जिसमें जीवन संभव नहीं है, ध्यान रखना है। अब N2 जो है वो उसको कैसे बना सकते हैं, N2 को बनाने का तरीका बताया गया है। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन। तो हम लोग जब अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो आपका हवा होता है उस हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन है और 21% के आसपास में क्या है, ऑक्सीजन है, ध्यान रखना है। यानी आपका जो हवा है, जो वायु जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसका मेन कंपोनेंट कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अगर आपको नाइट्रोजन प्योर स्टेट में चाहिए, नाइट्रोजन क्या चाहिए, प्योर स्टेट में आपको चाहिए, तो नाइट्रोजन को प्योर स्टेट में हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि हवा में तो मिक्सचर ऑफ गैसेज है, हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत सारे गैसेज क्या है, मिक्सचर है। नहीं, अब हमको हवा में से N2 गैस को बाहर निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसका तरीका एक हम लोग को बताया जा रहा है। तो देखा जाए, हम लोग को यहाँ से लिखा हुआ है कमर्शियल प्रोडक्शन, व्यवसायिक उत्पादन, यानी कैसे हम लोग N2 गैस का उत्पादन करेंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। तो लिख रहा है कि N2 का व्यवसायिक उत्पादन वायु के द्वारा किया जा सकता है। N2 का व्यवसायिक उत्पादन किसके लिए किया जा सकता है, वायु के द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले वायु का द्रवीकरण किया जाता है, ध्यान रखना है। यानी आपका जो हवा है उस हवा को सबसे पहले कौन सी बदल दो, लिक्विड में। बस मेरा हवा कौन सी बदलेंगे, लिक्विड में बदलेंगे। आपका हवा किस स्टेट में है, गैसीय स्टेट में है, नहीं, अब उस गैस को लिक्विड में बदलना है। तो गैस को लिक्विड में कैसे बदला जाता है, ताप कम कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, और क्या कर दो, टेम्परेचर कम कर दो और दाब को बढ़ा दो, ध्यान रखना है। अगर हम ताप कम कर दें और टेम्परेचर कम कर दें और अगर दाब को बढ़ा दें तो उससे कोई भी गैस कौन सी बदलता है, लिक्विड में कन्वर्ट कर जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको वायु से N2 गैस को प्राप्त करना है, तो वायु से N2 गैस को प्राप्त करने के लिए क्या करना है, वायु को पहले लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, सिंपल सी बात है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद द्रवीय वायु का प्रभाजी आसवन यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ध्यान रखना है। क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है, समझ लो भाई। यहां पर हम लोग ध्यान दें तो देखो, तो देखा जाए, यहां से हम लोग जो है यहां से लिए हुए हैं एयर, इसमें आपका है लिक्विड एयर। ठीक है, लिक्विड एयर आपका इसमें है। अब इस लिक्विड एयर में कौन कौन है, तो मेनली O2 है और कौन है, N2 है, ध्यान रखना है। ठीक है, O2 जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 90 केल्विन के आसपास होता है
और N2 का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 77 केल्विन के 77.2 केल्विन के आसपास में होता है। ठीक है, अब हम लोग जो हवा था उसको लिक्विड में बदल दिए हैं। अब इसको हम हीट करेंगे, तो हीट करने पर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, अब हमको टेम्परेचर को कहां तक बढ़ाना है, 77.2 केल्विन तक। यहां पर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर कितना कर देंगे, 77.2 केल्विन कर देंगे। जैसे ही 77.2 केल्विन टेम्परेचर पहुंचेगा, इसमें का जो N2 गैस है वो वेपर में कन्वर्ट करने लगेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो यहां से N2 गैस वेपर में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। ध्यान रखना है टेम्परेचर को 77.2 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर नहीं देना है, नहीं तो N2 गैस आपका वेपर में कन्वर्ट करेगा और इस नली के द्वारा इस बर्तन में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इस बर्तन में आपका इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ये बर्तन जो है इसके साइड साइड में क्या लगा हुआ है, आइस। ये क्या हम लोग का है, आइस। तो ये आइस क्या करेगा, जो N2 गैस इसमें आएगा उसको क्या करेगा, संघनित करने की कोशिश करेगा नहीं, और संघनित करके उसको भी क्या चीज में कन्वर्ट कर देगा, द्रव्य में बदल देगा। तो यहां पर आपका इस बर्तन में अब कौन आ गया, तो इस बर्तन में आपका आ गया लिक्विड नाइट्रोजन। कौन आ गया, लिक्विड नाइट्रोजन। और इसमें का धीरे धीरे सारा नाइट्रोजन गैस जो होगा इस टेम्परेचर पर बाहर निकल जाएगा और इस बर्तन में आपका बच कौन जाएगा, बचा हुआ गैस कौन होगा, O2। दिक्कत है, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग चाहें तो N2 गैस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हवा लेना है, हवा को पहले लिक्विड में कन्वर्ट कर देना है और उस लिक्विड एयर का क्या करना है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम लोग प्रभाजी आसवन कहते हैं। ध्यान रखना है। तो प्रभाजी आसवन के द्वारा क्या होगा, हम लोग का एक बर्तन में O2 बच जाएगा और एक बर्तन में N2 आपका बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस था उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, उसके बाद द्रवीय वायु का प्रभाजी आसवन यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। N2 का बॉइलिंग पॉइंट 77.2 केल्विन होता है और O2 का बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन होता है। प्रभाजी आसवन करने पर पहले द्रव्य नाइट्रोजन आश्वित होती है क्योंकि इसका क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना है। तथा O2 जिसका क्वथनांक ज्यादा होता है वह बर्तन में शेष रह जाता है। मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़े। अगला हम लोग को बोल रहा है लैब मेथड। नहीं, लैब मेथड हम लोग कैसे बनाते हैं, तो लैब का मतलब प्रयोगशाला विधि। नहीं, प्रयोगशाला में अगर N2 गैस बनाना हुआ तो प्रयोगशाला में N2 गैस को कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना है। तो सिंपल है, क्या लिख रहा है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ करवाकर N2 गैस का उत्पादन किया जाता है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। नहीं, मान लो कभी हम प्रोडक्ट इसको मिटा देते हैं ताकि हम लोग को लिखने के समय ध्यान रहे। चलो, अब ये क्या बोल रहा है, अमोनियम क्लोराइड। तो देखो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया NH4Cl। ध्यान रखना है, ये हम लोग का NH4Cl है और ये हम लोग क्या बना, NaNO2। तो इस NH4Cl को ही हम लोग क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। यही है आपका अमोनियम क्लोराइड। ध्यान रखना है। और ये आपका है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट। अब ध्यान से देखो, अमोनियम क्लोराइड को जो तुम तोड़ोगे तो ये टूटता है ऐसे, NH4+Cl-, ये टूटता है। नहीं, आप NaNO2 को तोड़ोगे तो ये टूटता है तुम्हारा Na+ और NO2-, सोडियम नाइट्राइट, ऐसे टूटता है। अब इन दोनों के बीच में जब तुम रिएक्शन करोगे तो तुम्हारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ करेगा, ये इसके साथ, और इसका पॉजिटिव इसके निगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। नहीं, तो तुम बनाओ, क्या बना, Na और Cl मिलके क्या बनाएंगे, तो एक प्रोडक्ट तुम्हारा बन गया NaCl प्लस, दूसरा प्रोडक्ट बनाओ NH4NO2, इस पर एक प्लस एक माइनस, तो NH4NO2 बस हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा। ये तुम्हारा आ गया NH4 और ये क्या आ गया NO2। ध्यान रखना है। तो ये तुम्हारा आ गया NH4NO2। एक मिनट,
ध्यान दीजिए, तो NaCl और प्लस में क्या आ गया, NH4NO2। नहीं, तो NaCl तो सोडियम क्लोराइड है और NH4NO2 क्या है, अमोनियम नाइट्राइट। ये आपका क्या है, अमोनियम नाइट्राइट, ये बन गया। ध्यान रखना है। अब हमको बनाना क्या है, हम लोग को बनाना क्या है, N2। नहीं, तो हम लोग पहले NH4Cl और NaNO2 जो नेचर में पाए जाते हैं उनको रिएक्शन करवा दिए। रिएक्शन कराने पर हमको NaCl मिल गया और NH4NO2 मिल गया। तो ये तो हमारा नमक है, हट गया। चलो अब NH4NO2 को यहाँ पे लिया गया है, NH4NO2, और इस NH4NO2 को हीट सप्लाई किया गया। क्या सप्लाई किया गया, हीट सप्लाई किया गया। तो इसको हीट सप्लाई करने पर हम लोग को N2 गैस मिल जाता है। ध्यान रखना है, तो याद करना होगा, क्या हमको याद करना होगा कि भाई अमोनियम नाइट्राइट जो है इसको हीट करने पर N2 गैस मिलता है। नहीं तो चलो इसमें से पहले क्या निकालोगे बाहर, N2 को बाहर निकालो। चलो एगो N आएगो N, दूगो N दिख रहा है, तो क्या निकालें, N2। तो N2 गैस तुम्हारा बन गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, वाटर बनाओ। क्या बनाना है, वाटर। तो देखो कि हाइड्रोजन कयगो है, तो 4 गो है। ऑक्सीजन कयगो है, 2 गो। तो जितना ऑक्सीजन होगा उतना वाटर बना दो। ध्यान रखना है। नहीं तो क्या बना दोगे, प्लस में 2H2O तुम्हारा बनेगा। ध्यान रखना है। तो अब देख लो, 2 दूना का 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 दूना 4 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन कितना, 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गया तुम्हारा। ध्यान रखना है। तो इस तरह से तुम्हारा प्रोडक्ट NH4NO2 को जब हीट करोगे तुम्हारा बनेगा N2 गैस और प्लस में 2H2O। बोलो दिक्कत है, नहीं। अब कभी कभी क्या करता है कि इसी रिएक्शन को, जैसे NCERT में हम लोग को जो दिया हुआ है वो इस तरह से नहीं दिया हुआ है। वो क्या किया है कि NH4Cl और NaNO2 का रिएक्शन किया है, नहीं, और इनके रिएक्शन से डायरेक्ट N2 को प्रोड्यूस कर दिया है। तो हो सकता है कैसे रिएक्शन दे दे, कैसे देगा देख लो। आपको याद रखना होगा कि भाई N2 किससे किससे बनता है। नहीं, तो N2 बनता है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट के रिएक्शन से बनता है, इन्हीं दोनों के रिएक्शन से बनता है। अब हमको इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है, तो देखो, तो इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर हमको बनाना है तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। कैसे, हमको बनाना क्या है, N2। तो पहले N2 को निकालो। चलो देखो, तो नाइट्रोजन को यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, नहीं, तो 2 गो नाइट्रोजन दिख रहा है तुमको, तो N2 पहले बना दो, N2 गैस प्लस। अब देखो कि हाइड्रोजन कितना है, 4, तो 4 हाइड्रोजन से वाटर कय गो बनेगा, 2 गो। 4 गो हाइड्रोजन से वाटर कय गो बनेगा, 2 गो। तो यहाँ पे 2H2O लिख दो। 2H2O लिखने के बाद अब जो बच गया उसको उतार दो, जो बच गया उसको उतार दो। चलो 4 गो हाइड्रोजन तुम यूज कर चुके हो, नाइट्रोजन यूज कर चुके हो, ना। यहाँ क्लोरीन बच गया और यहाँ क्या बच गया, सोडियम बच गया। तो प्लस में क्या होगा, NaCl। तो NCERT में जो रिएक्शन दिया हुआ है वो हम लोग का यही दिया हुआ है। ध्यान रखना है। तो प्रोडक्ट लिखना भारी है क्या, आसान है, आसान है, लिख सकते हैं आसानी से। ध्यान रखना है, दिक्कत है किसी को। चलिए, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना होगा। तो याद कैसे रहेगा ये रिएक्शन, याद हम लोग करना होगा कि भाई अगर N2 गैस हमको बनाना है, नहीं, तो कैसे बनेगा, तो अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट से करेंगे तो N2 गैस हम लोग का बनता है। ये दिमाग में रखना पड़ेगा। और अगर ये दिमाग में रहेगा तो प्रोडक्ट लिखना भारी नहीं है, प्रोडक्ट लिखना भारी नहीं है। आपको याद रखना भारी है कि आप याद रख पाते हैं कि N2 किससे बनेगा, तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट से बनेगा। नहीं, बाकी तो प्रोडक्ट लिखना है। N2 निकाल दो, वाटर निकाल दो, जो बच गया उसको लिख दो। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पे आ जाओ, यहां पे बोल रहा है कि इस अभिक्रिया में थोड़ी मात्रा में NO तथा HNO3 भी बनते हैं। यानी जो प्रीवियस अभी रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें आपको अशुद्धि के रूप में NO और HNO3 भी बनते हैं। नहीं, तो उन पर कॉन्सेंट्रेट हम लोग को नहीं करना है। चलो, तो पहला तरीका हम लोग सीख गए। अब दूसरा तरीका क्या है, नहीं, पहला तरीका हम लोग सीख गए। अब N2 गैस बनाने का दूसरा तरीका लैब में क्या है, लैब मेथड में पढ़े ना भाई। अब लैब मेथड में दूसरा तरीका क्या है, तो देखो यहां दिया हुआ है अमोनियम, इसको बोलते हैं NH4, क्या बोलते हैं, अमोनियम। Cr2O7 को बोलते हैं डाइक्रोमेट। क्या बोलते हैं, डाइक्रोमेट। देखो अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4+, ठीक है, और डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है Cr2O7 पर 2-। ये फॉर्मूला होता है। जो चार्ज होता है ना वही वैलेंसी होता है। ध्यान रखना है। इस पे चार्ज +1 है तो इसका वैलेंसी 1, इस पर चार्ज 2 है तो वैलेंसी 2, तो इसका वैलेंसी इसके ऊपर आता है फॉर्मूला लिखने के लिए, और इसका वैलेंस इसके ऊपर आता है। जब इन दोनों को कंबाइन करोगे तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, NH4 का होल 2 आएगा और यहां पे आएगा Cr2O7। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अमोनियम डाइक्रोमेट हम इसको बोल रहे हैं, अमोनियम
अमोनियम डाइक्रोमेट हम लोग इसको बोल रहे हैं। मान लो प्रोडक्ट हम लोग मिटा देते हैं ताकि हम लोग को ध्यान रहे। चलो, अगर हम लोग को अमोनियम डाइक्रोमेट दिया हुआ है, ठीक है, अब हमको बताया गया कि भाई अमोनियम डाइक्रोमेट से भी N2 गैस बनता है। नहीं, अमोनियम डाइक्रोमेट से कैसे? अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड से भी बन रहा था उनके रिएक्शन से। वैसे ही बोला गया कि अमोनियम डाइक्रोमेट से भी हम लोग क्या बनता है? डाई नाइट्रोजन N2 गैस बनता है। चलो बना सकते हैं। तो पहले ये NH4 का होल टू Cr2O7, ये फॉर्मूला कैसे लिखा गया समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसी का हम लोग को लिखना हुआ कि प्रोडक्ट जो है वो हम लोग का कैसे बनेगा। तो बिल्कुल जैसे पीछे वाला रिएक्शन बनाए थे बिल्कुल वैसे ही बनाना है, कोई चेंजिंग नहीं है। चलो पहले N2 को बाहर निकालो। यहां पर देखो 2 लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन कई गो है? 2 गो, तो N2 पहले लिख दो प्लस, अब वाटर निकालो इसमें से, सेम प्रोसेस है। हाइड्रोजन कई गो है? देखो 4 दूना 8, तो 8 गो हाइड्रोजन से वाटर कई गो बनेगा? 4 गो, तो 4 गो वाटर बना दो 4H2O। नहीं तो तुम 8 गो हाइड्रोजन यूज कर लिए, ऑक्सीजन कई गो यूज कर लिए? 4 गो, तो ऑक्सीजन देख लो अब कई गो तुम्हारे पास है? 7 गो। 7 गो में से कई गो यूज कर लिए? 4 गो यूज कर लिए, तो इसमें 3 गो बच गया। क्या बच गया? क्रोमियम। तो जो बच गया उसको उतार दो। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो यही हम लोग का प्रोडक्ट हो जाएगा। यही आपका क्रोमिक ऑक्साइड लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो डाई नाइट्रोजन बनाने के लिए हम लोग को एक और रिएक्शन मिला कि भाई अमोनियम डाइक्रोमेट जो है अगर इसको हीट सप्लाई कर दिया जाए तो हीट करने पर भी N2 हमारा बन जाता है। नहीं, तो अगर ये याद रहेगा कि भाई N2 किससे किससे बनता है तो प्रोडक्ट लिखना भारी नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है कि किससे बनता है, ध्यान रखना है। तो पहला मेथड आप पढ़ लिए, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड के रिएक्शन से बनता है N2। नहीं, क्या प्रोडक्ट बनाने के लिए करना है? N2 निकालो, वाटर निकालो, बाकी जो बच गया उसको उतार दो। नहीं, फिर मिला अमोनियम डाइक्रोमेट से बनता है NH4 का होल टू Cr2O7 पे 2- जो होता है, उन दोनों कंबाइन होते हैं। तो नहीं, तो ये अमोनियम डाइक्रोमेट से बनता है। इसको क्या करना है? खाली हीट करना है। फिर वही काम, N2 निकाल दो, H2O निकाल दो, जो बच गया उसको उतार दो। दिक्कत है? यहां पे आ जाओ। अगला हम लोग को बोल रहा है सोडियम या बेरियम एजाइड के तापीय अपघटन से भी N2 को प्राप्त किया जाता है। समझो, यहां पर हम लोग ध्यान दें तो देखो, एक हम लोग का लिखा हुआ है बेरियम एजाइड, बेरियम एजाइड। नहीं, तो याद रखना बेरियम जो है उसका सिंबल Ba होता है और एजाइड जो होता है इसका सिंबल होता है N3, याद रहे। नहीं, बेरियम पर चार्ज होता है 2+, क्योंकि सेकेंडरी ग्रुप का है, बेमक का सरबरा, ध्यान रखना है, ठीक है। एजाइड पर 1- होता है, तो जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होता है, जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होता है। तो बेरियम का वैलेंसी कितना? 2। N3 का वैलेंसी कितना? 1। 1- है तो 1 हो गया। अब तुम क्या करते हो, इसी को मैं से लिख रहे हैं, देखो Ba का वैलेंसी 2 और N3 का वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी इसके ऊपर डालो और इसका वैलेंसी इसके ऊपर डालो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Ba और N3 का होल 2। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? इतना में दिक्कत है? अब ये बोल रहा है कहिया चुनाव है? 28। देखा जाए। अब परसों शायद काउंटिंग था कि किसी का था, यहां पर पूरा जाम लगा हुआ था। हैं? कहीं किसी का चुनाव हुआ है? हैं? अच्छा, तो वहां काउंटिंग था तो कोई जीत गया था। अब वो जीत गया था, अब वो क्या किया था, पूरा रोड पे जाम लगा दिया था, पूरा बैंड बाजा रोडे पे बजा रहा है। उसको पता ही नहीं चल रहा है किसी को क्लास लेने जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी का क्लास छूट रहा है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी को ऑफिस पकड़ना है। अब गधा जीत गया है और बिना मतलब रोड जाम कैले है। नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं बोल रही है, क्या भाई तो जीते हुए नेता हैं। नहीं, आप जीत गए तो आप जनता के वोट से जीते हैं और जनता के लिए जीते हैं। नहीं, बहुत लोग नहीं होता हाथ जोड़ के आता है हम बहुत काम करेंगे, शहर का विकास करेंगे, बस मेरा है, हम आपको मतलब हर तरीके से आपको संतुष्ट रखें। क्या संतुष्ट रखिएगा, आप तो जीतते ही ड्रामा शुरू कर दिए। नहीं,
अजब गजब स्थिति है हम लोग के यहाँ का। बस जीतने भर झुके हुए हैं, और जीत गए तब देखिए रंगे ढंगे बदल जाएगा पूरा। देखा जाए, यहां से आ गया बेरियम एजाइड। तो बेरियम एजाइड का फॉर्मूला हम कैसे लिखे, समझ में आया? अब ये बोल रहा है क्या कि बेरियम एजाइड को अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो बेरियम एजाइड को हीट सप्लाई करने पर भी नाइट्रोजन गैस बनता है। तो याद यही रखना है कि नाइट्रोजन गैस किससे किससे बनता है। अब याद होगा कि भाई बेरियम एजाइड के हीट करने से भी बनता है, नहीं तो पहले नाइट्रोजन गैस बना दो। क्या बना दो? नाइट्रोजन गैस बना दिए, क्या बना? N2। नहीं, अब देख लो भाई बैलेंस भी होना चाहिए। यहां पर N2 कै गो है, यहां देखो तो कै गो है नाइट्रोजन? 6 गो है। और यहां पर नाइट्रोजन कै गो है? 2 गो है। तो इसमें क्या किया जाए? 6 गो हो गया। नहीं, बाकी जो बच गया उसको उतार दो। नहीं तो बाकी क्या बचा हुआ है, देख लो क्या बचा हुआ, Ba। तो एक Ba को उतार दो। तो यहां से भी N2 गैस बना कि नहीं बना? बना। पीछे वाला रिएक्शन देख लो, वैसे ही लिखा रहता है। यहां पर BaN3 का होल 2, डेल्टा का मतलब हीट होता है, इसको हीट सप्लाई किया गया तो देख लो 3N2 प्लस Ba बना कि नहीं बना? बना। चलो अगला रिएक्शन उसी में बताया गया है, सोडियम एजाइड दिया हुआ है कि आप सोडियम एजाइड को गर्म करके भी नाइट्रोजन गैस बना सकते हो। सोडियम एजाइड को भी गर्म करके हम लोग नाइट्रोजन गैस बना सकते हैं, ध्यान रखना है। तो सोडियम एजाइड को गर्म करना है भाई। नहीं तो सोचो, सोडियम का सिंबल Na, एजाइड का सिंबल N3, यही सब तो याद चाहिए। याद है तो सब ठीक है, नहीं याद है तो घबरा जाएगा। नहीं, सोडियम का वैलेंसी 1, एजाइड का वैलेंसी 1, दोनों को कंबाइन करो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NaN3 बनेगा। नहीं, अब ये बोल रहा है कि इसी NaN3 को अगर आप हीट सप्लाई करोगे तो इसी NaNO3 को हीट सप्लाई करने पर भी आपका क्या बनेगा? N2 बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो पहले N2 बना दो, फिर बैलेंस कर देना। N2 बन गया, इधर नाइट्रोजन कै गो? 3 गो, इधर नाइट्रोजन 2 गो। तो दोनों को बराबर करना है। तो देख रहे हो, एक तरफ 2 और एक तरफ 3, तो 2 और 3 को बराबर करने का एक ही तरीका है, इसमें 3 से गुना करो और इसमें 2 से गुना करो। ये भी 3 गुना 6 हो जाएगा, ये भी 2 3 6 हो जाएगा। नहीं तो इसमें कितना से गुना करें? 3 से, 3 गुना 6 हो गया। और यहाँ पर 3 है तो कितना से गुना करें? 2 से, बराबर हो गया। अब सोडियम कै गो बच गया? 2 गो। तो 2 गो सोडियम यहाँ उतार दीजिए। बोले दिक्कत है? तो यहां से भी आपको क्या बन गया? डाई नाइट्रोजन बन गया। तो डाई नाइट्रोजन बनाने का ये तरीका आप समझ सकते हैं। नहीं तो वही हम लोग को लिखा रहता है, देख लो 2Na3 2Na प्लस 3N2। समझ में आया? दिक्कत है? अच्छा, क्रैश कोर्स चैनल से आप लोग कुछ फायदा होता है आप लोग को? हमको लगता है कोई फायदा है नहीं, इसीलिए मेरा मन जो है ना वो करता नहीं है पढ़ाने का। बस यार हमको लगता है ऐसे कि आपको कोई फायदा है नहीं। देखा था कल एक बच्चा लिख रहा था कि अरे ये तो अपने से भी कर लेंगे। नहीं, बाहर निकलिए। हैं? मतलब ऐसे है ना, जिसको लगता है कि रिक्वायर्ड नहीं है तो निकल जाइए। अब जानते हो उससे क्या होता है? मेरा जो हैबिट है, जैसे जानते हैं कुछ लोग, जैसे कुछ लोग का प्रोफेशन है पूर्णतः टीचिंग। बस में आ रहा है, जिन लोगों का प्रोफेशन है पूर्णतः टीचिंग, वो टीचिंग पे ही डिपेंडेंट है और उनको लगता है ना कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो कैसे मेरा रोजी चलेगा, कैसे मेरा धर्म कर्म चलेगा। तो वो जो है ना, नहीं होता है कि पढ़ा रहे हैं, भले उनको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, वो पढ़ा रहे हैं। नहीं, बस में आ रहा है। मेरा दिक्कत क्या है ना कि मेरे साथ मेरा यही रोजी रोटी नहीं है, मतलब मेरे साथ और भी कॉम्बिनेशन है बिजनेस का जिससे हमको पैसा आता है। तो अब होता क्या है ना कि हमको मतलब वैसे नहीं है एकदम, मतलब ऐसे पढ़ा नहीं पाते हैं, जैसे हमको आराम से ही पढ़ाने का आदत है। बस समझ आ रहा है? ठीक है। और उसमें कोई इंटरेस्ट लेता है ना तो मजा आता है पढ़ाने में, तो हम मजा के लिए पढ़ाते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं है बहुत ज़्यादा कि जरूरी हमको बहुत रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा हमको परेशान है, नहीं कैसे क्या होगा, नहीं। तो वो सब पे फर्क नहीं पड़ेगा। लॉकडाउन भी था तो हमारा कोचिंग भी बंद था, फिर भी हम बैठा के इसका रेंट दिए थे पूरा। बस मेरा है, जो स्टाफ मेरे पास 5 स्टाफ थे तो 2 को बस हटाए थे, बाकी 3 को बैठा के पेमेंट दिए थे हम लोग। ठीक है, तो वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैसा कोई बोलता है ना तो जानते हैं लगता है कि बंद कर दें। नहीं, अनवांटेड है चलाना बिना मतलब का। अब इसमें ये चीज देखिएगा आप लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं। फायदा हो रहा होगा तभी हम चलाएंगे, और नहीं फायदा हो रहा तो उसको क्लोज कर दिया जाएगा। झूठों के हम काहे के लिए बक बकाते रहेंगे। रूम में खड़ा है बक 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 किए जा रहे हैं। बस में आ रहा है 8 बजे से रखा जाए, 8 बजे से ही चलाया जाएगा। चलिए देखा जाए, अगला हम लोग को इसमें दे रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का क्या प्रॉपर्टी है वो हम लोग को देखना है। ठीक है,
चलो, तो डाई नाइट्रोजन यानी N2 का प्रॉपर्टी क्या क्या है वो सब थोड़ा बताया गया है। तो लिख रहा है कि N2 क्या है, कोई कलर नहीं है, N2 गैस का कोई कलर नहीं है, कलरलेस है। गंधहीन यानी उसका कोई भी महक नहीं है। स्वादहीन टेस्टलेस है, कोई टेस्ट नहीं है। अविषैली गैस है यानी ये पॉइजनस गैस भी नहीं है। सिंपल है। चलो, तो ये उसका प्रॉपर्टी हो गया। नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन परमाणु के दो अस्थाई समस्थानिक होते हैं। तो ये तो 9th की बात है, आप जानते हो पहले से। नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15। इसका एटॉमिक नंबर नहीं बोलते हैं, समस्थानिक में परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भर क्या हो, अलग अलग हो। नहीं, तो नाइट्रोजन के दो समस्थानिक होते हैं। नहीं, एक नाइट्रोजन 14 और एक नाइट्रोजन 15, ये दिया हुआ है। चलो, दूसरा बोला हुआ है कि इसकी जल में विलयता बहुत कम होती है। सही बात है भाई, N2 गैस जल में बहुत कम विलय होता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो N2 ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। ये कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर। और H2O कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर। और हम लोग विलियन चैप्टर पढ़े हैं, समान समान को घुलाता है। नहीं बोला गया लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान को घुलाता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि H2O पोलर है और N2 गैस आपका नॉन पोलर है। तो क्या पोलर सॉल्वेंट में पोलर नॉन पोलर सॉल्ट घुलेगा? नहीं घुलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है इसकी जल में विलयता बहुत कम होती है, यानी ये जल में बहुत कम घुलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका हिमांक, किसका हिमांक, N2 का। N2 का हिमांक कितना है, याद नहीं करना है, बस याद रखना है कि इसका हिमांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। N2 का हिमांक भी कम होता है और इसका क्वथनांक भी कम होता है, बस ये ध्यान रखना है। चलो, फिर लिख रहा है कि ये एक्टिवेटेड चारकोल के द्वारा अधिशोषित किया जाता है, ध्यान रखना है। तो एक्टिवेटेड चारकोल आप समझते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल नहीं जानते हैं, लकड़ी का कोयला नहीं सुने भाई? नहीं, तो लकड़ी का जो कोयला होता है वो भी चारकोल का काम करता है। जैसे आदमी को जलाना देखें, आदमी को जलाते हुए, तो आदमी का जलाने के बाद, नहीं आदमी जलाने के बाद नहीं, अगर पूरी तरह से नहीं जला हुआ आदमी, तो आदमी का जो शरीर होता है ना वो भी एक्टिवेटेड चारकोल का काम करता है। मतलब बढ़िया से पूरा नहीं जला हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल है। एक्टिवेटेड चारकोल की खासियत क्या होती है कि वो जहरीली गैसों को या बहुत सारी गैसेस को अपने सरफेस पर चिपका लेता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा। तो इसका मास्क बनता है, एक्टिवेटेड चारकोल का मास्क बनता है। ठीक है, चारकोल का मास्क बनता है। नहीं, जो लोग कोयला इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग चारकोल का मास्क लग जाते हैं, उसमें बहुत सारा मीथेन गैस, जहरीला गैस बहुत सारा निकलता है। नहीं, तो चारकोल का खासियत होता है कि वो अपने सरफेस पर जहरीली गैसों को अधिशोषित कर लेता है। चलो, तो ये थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग को बताया गया। N2 का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया। नहीं, कि रंगहीन है, गंधहीन है, अपस्वादहीन है, अविषैली है। नहीं, और आपको बताया कि इसकी विलयता कम होती है, इसका क्वथनांक कम होता है, हिमांक कम होता है, और ये चारकोल से सरफेस पर चिपक जाता है। चलो, हाँ बोलिए। क्या बोल रहे हैं? लाइफ बहुत सारी गैसेस में संभव नहीं है। नहीं, हमारे बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, नहीं, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए हम लोगों को जिस गैस की आवश्यकता है वो नाइट्रोजन नहीं है। अगर आपके बॉडी में किसी कारण से नाइट्रोजन चला गया तो नाइट्रोजन जो है वो आपके बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। आपको क्या लगता है कि आप जब सांस लेते हैं तो आपके बॉडी में क्या जाता है? सारा गैस जाता है, सारा गैस जाता है जितना। तो एयर में है कौन? N2 और O2। तो मेनली N2 भी गया बॉडी में, O2 भी गया बॉडी में। तो N2 अंदर बॉडी में गया तो क्या हुआ? आपको बेचैनी होता है क्या? कुछ नहीं होता है। तो यानी कि आपको जिस गैस को लेने से ना फायदा हो ना हानि हो वो आपके लिए क्या है? अविषैली। बात समझ आ रहे ना? नहीं, अब O2 नहीं मिले तो O2 नहीं मिले तो उसमें जीवन संभव है? नहीं है, क्योंकि आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस, आपके खाने को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, खाना जलना चाहिए। बस में आपके बॉडी के अंदर का जो प्रोसेस है उसको होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन नहीं मिला तो वहां जीवन संभव नहीं है हम लोगों के लिए। तो हम लोग अपना ही लोग केमिस्ट्री बनाए हैं। बस में हो तो कोनो जानवर हो जो N2 गैस में भी जिंदा रहता हो, नहीं तो उसके लिए जीवनदायक होगा। हम लोग के लिए नहीं है तो हम लोग कहते हैं कि भाई हम लोग के लिए जीवनदायक नहीं है, क्योंकि ना फायदा है ना हानि है। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें तो उसके बारे में क्या लिख रहा है? उसके बारे में लिख रहा है
कि N ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। इसी कारण से रूम टेम्परेचर पर N2O अक्रिय प्रवृत्ति का होता है, लेकिन ताप वृद्धि पर इसकी क्रियाशीलता तेजी से बढ़ती है। क्या कहना चाहता है ये कह रहा है कि N और N के बीच में कई गो बॉन्ड है? 3 गो बॉन्ड है। नहीं, N और N के बीच में कई गो बॉन्ड है? 3 गो बॉन्ड। ठीक है, तो अगर N और N को अलग करिएगा तो अलग करने के लिए आपको कई गो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? 3 गो। 1 गो बॉन्ड, 2 गो बॉन्ड, 3 गो बॉन्ड। 3 गो बॉन्ड तोड़िएगा तब ना ये अलग अलग होगा, और ये अलग अलग होगा तब ना रिएक्शन में भाग लेगा। बस मेरा है, N2 रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, N भाग लेता है। अकेला नाइट्रोजन रिएक्शन में भाग लेता है। तो इस N2 में से आपको क्या निकालना है? नाइट्रोजन। अकेला अकेला N, दोनों N को अलग कीजिएगा ना तब वो रिएक्शन में भाग लेगा। तो ये दोनों N को अलग करना आसान की दिक्कत कहे कि 3 को बॉन्ड तोड़ना है, नहीं तो 3 बॉन्ड को तोड़ना बड़ा कठिन है। एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए दीजिए, फिर दूसरा को तोड़ने के लिए, फिर तीसरा को तोड़ने के लिए, तो तीनों बॉन्ड को तोड़ना क्या है? बड़ा कठिन है। तो 3 बॉन्ड को तोड़ेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, नहीं तो इसका मतलब हुआ कि सामान्य ताप पर जो N2 है वो क्या है? अक्रिय है, रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, क्योंकि सामान्य ताप पर नॉर्मल टेम्परेचर पर N और N को क्या हम अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वही तो लिख रहा है कि क्या चीज बोल रहे हैं? बिल्कुल पता चलता है। कोई भी रिएक्शन आप रिएक्टेंट को बर्तन में रखते हैं, तो अगर रिएक्टेंट रिएक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये हमें कैसे पता चलता है? तो जरूर कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है। वो चेंजिंग क्या है? या तो कलर चेंज करे, या तो झाग उत्पन्न हो, नहीं, या कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो धुआं निकलना लगे, नहीं, कुछ ना कुछ जरूर चेंजिंग ऐसा होता है जिससे आपको फील होने लगता है कि अच्छा रिएक्शन शुरू हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वही हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो N और N, आप N2 को डाल दिए किसी बर्तन में और कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, ना कलर चेंज कर रहा है, ना झाग उत्पन्न हो रहा है, ना धुआं उत्पन्न हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए क्या है? रिएक्टिव नहीं है। अब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, और अगर कुछ चेंजिंग आने लगा तो समझ जाइए अच्छा, यानी N और N के बीच का बॉन्ड टूटने लगा और रिएक्शन इनके बीच में शुरू हो गया। तो ऐसा नहीं है कि आपको तीनों बॉन्ड तोड़ने की जरूरत है। नाइट्रोजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। और जोड़ा इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास 3 होते हैं। अगर इसमें का एक बॉन्ड भी टूट गया तो ये रिएक्टिव हो जाएगा। 2 बॉन्ड टूट गया तो और रिएक्टिव हो जाएगा। 3 बॉन्ड टूट गया तो और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है हमको। हाँ, आप चाहते हैं कंप्लीट रिएक्शन में ज्यादा भाग ले तो आपको तीनों बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक बॉन्ड भी तोड़ेंगे तो क्या होगा? जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। नहीं तो देखो तो क्या हुआ? एक अजोड़ा आ गया। अब ये जो अजोड़ा है वो दूसरे की से रिएक्शन कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी दूसरे से रिएक्शन कर सकता है। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ध्यान रखना। चलो तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। देखा जाए, अब ये बोल रहा है कि उच्च ताप पर N2 गैस का अब रिएक्शन दिखा रहा है। उच्च ताप पर N2 गैस का रिएक्शन, नहीं तो पहले रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, नहीं मेटल के साथ पहले रिएक्शन पढ़ा रहा है। चलो तो पहला रिएक्शन किसके साथ है? लिथियम और नाइट्रोजन के साथ। चलो तो हम यहाँ पे साइड में रिएक्शन करते चलते हैं। नहीं, यहाँ पर तो लिखा हुआ है, हम लोग बारी बारी से करते चलते हैं। चलो, कोई बोल दिया कि लिथियम और N2 के बीच में रिएक्शन लिखना है, ऐसा ही देगा हम लोग को बोर्ड एग्जाम में कि Li और N2 के बीच में रिएक्शन लिखो। तो हमको प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? तो हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान रखना है। हम लोग देखते हैं यहां पर कि अगर लिथियम अकेला होता, N2 तो भाग लेता नहीं है, भाग कौन लेता है? N। इसकी वैलेंसी 1 होती है और इसकी वैलेंसी 3 होती है। इसका वैलेंसी इसके ऊपर जाता है, इसका वैलेंसी इसके ऊपर जाता है। तो जब ये रिएक्शन करेंगे तो निश्चित रूप से फॉर्मूला ये बनेगा, Li3n। बनेगा कि नहीं बनेगा? Li3n, यही हम लोग का फॉर्मूला बनेगा। तो रिएक्शन हो गया। अब हमको इसको बैलेंस कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। चलो, यहां पे नाइट्रोजन कय गो और यहां पे नाइट्रोजन कय गो? एगो, तो यहां 2 लगा दिया जाए। चलो, अब लिथियम कय गो? तो यहां पे 6 लिख दिया जाए। परेशानी है? तो रिएक्शन हो नहीं गया? बस में आ रहा है।
आपको बोल देगा कि मैग्नीशियम का रिएक्शन N2 के साथ करवाओ और इसका प्रोडक्ट आपको बनाओ। नहीं तो बिल्कुल सिंपल है ना, क्या करना है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को लिख देना है। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी इसके ऊपर और इसका वैलेंसी इसके ऊपर। चलो फॉर्मूला बनाओगे तो क्या फॉर्मूला बनेगा, Mg3N2। तो रिएक्शन का प्रोडक्ट यहां से बनेगा Mg3N2। तो मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, मतलब सभी केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम केस में ऐसे ही प्रोडक्ट बनता है। तो बना कि नहीं बना, बन गया। अब बैलेंस कर दो। चलो मैग्नीशियम यहाँ पे N2, तो N2 मैग्नीशियम का है, लगा सकते हैं कि नहीं। मान लो अल्युमिनियम के साथ दे दिया और यहां से तुमको बोल दिया कि अल्युमिनियम और नाइट्रोजन के रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाओ, क्या बनेगा, अल्युमिनियम नाइट्रोजन। अल्युमिनियम का वैलेंसी भी 3, नाइट्रोजन का वैलेंसी भी 3, 3 से 3 कट गया, Al और N बस चिपक जाएंगे, हो गया। यहां पर 2 रहेगा। अब इनको बैलेंस करना है तो हम क्या लगा दें, 2 लगा दें। यहां भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। बोलो दिक्कत है, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो वही सब तो हम लोग का पीछे रिएक्शन लिखा हुआ है जो तुम देख सकते हो, देख रहे हो। लिथियम और नाइट्रोजन के बीच का रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, Li3n, और बैलेंस करने के लिए सब किया गया है, नहीं हम लोग लिखे हैं, ठीक है। मैग्नीशियम के साथ देख लो Mg3N2, बैलेंस करने के लिए मैग्नीशियम 3 था, 3 लगाया गया है, लगाया गया है, ठीक है। सेम एज अल्युमिनियम और नाइट्रोजन के बीच का रिएक्शन अभी जो देखे थे Aln, बैलेंस करने के लिए क्या लगा दें, 2, क्योंकि यहाँ पर 2 था तो यहाँ भी 2 लगा दिया गया। अब कैल्शियम और नाइट्रोजन के बीच का रिएक्शन बोल रहा है, क्या होगा, Ca3N2 होगा, क्या होगा, Ca3N2। नहीं बैलेंस करना है तो कुछ लगा भी दिया है ये पहले से, देख लो 3 कैल्शियम और नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये सब आसान सा रिएक्शन है जिसको आप आसानी से बना सकते हो, ध्यान रखना है। अब दिया हुआ है रिएक्शन विथ नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देखना है। नहीं तो नॉन मेटल में N2 का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ किया हुआ है, तो ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है। अगर हमको N2 का रिएक्शन H2 के साथ कोई दे दे, यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे, क्योंकि लिखा हुआ तो ऐसे ही आएगा ना एग्जाम में, N2 + H2 का रिएक्शन, अब इसे प्रोडक्ट लिखना है। नहीं तो यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना, 3, हाइड्रोजन का 1, इसका वैलेंसी इसके ऊपर और इसका वैलेंसी इसके ऊपर, फॉर्मूला क्या बनेगा, NH3। तो NH3 बना दीजिए, बोलिए दिक्कत है क्या, बैलेंस करना है तो क्या करें, यहां पर नाइट्रोजन कय गो है, इधर 2 गो है, इधर कय गो है, 1 गो, तो यहां 2 लगा दें, दिक्कत है। अब 2 लगाने से इधर हाइड्रोजन कय गो हो गया, 6 गो, तो इधर 3 लगा दें, बोलो दिक्कत है, नहीं। तो अगर नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन से करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अमोनिया, अमोनिया बनेगा। नहीं यानी N2 + 3H2, N2 + 3H2 से क्या बनेगा, 2NH3 बनेगा। चलिए देखा जाए, N2 + 3H2 से क्या बनेगा, 2NH3 बनेगा। आपका अमोनिया बना कि नहीं बना, बन गया, ध्यान रखना है। अब हम लोगों का ध्यान रखना है कि N2 का जितना भी रिएक्शन होगा सब में देख लो, इस डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट। नहीं क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि N2 सामान्य ताप पर अक्रिय प्रवृत्ति का होता है, हाई टेम्परेचर पर ही यह रिएक्शन में भाग लेता है। तो N2 का जितना भी रिएक्शन लिखिएगा सब में हीट जरूर लिखिएगा, ध्यान रखना है। नहीं यहां पर भी ये टेम्परेचर याद नहीं करना है कि 773 केल्विन 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं बस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, उच्च ताप तथा उच्च दाब पर रिएक्शन होता है, ना तो कितना टेम्परेचर याद करेंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान देखिए Fe और MO। तो ये जो Fe और MO लिखा हुआ है इसको समझ लीजिए। यहां पर जो हम लोग को Fe लिखा हुआ है, ये Fe आपका यहां पर कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का मतलब उत्प्रेरक, ये आपका कैटलिस्ट है, और उसके बगल में MO लिखा हुआ है। तो ये जो MO है ये आपका प्रोमोटर्स है जिसको वर्धक कहते हैं, ये आपका प्रोमोटर है जिसको आप वर्धक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वर्धक का काम क्या होता है, कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। नहीं वर्धक जो है यानी प्रोमोटर जो है कैटलिस्ट के साथ रहता है और कैटलिस्ट के काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है, जिसके कारण अभिक्रिया का दर बढ़ जाता है। बोलो दिक्कत है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है। अब ये जो हम रिएक्शन लिखे हैं वो कौन सा प्रक्रम है, हैबर प्रक्रम, जो आपके बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। नहीं बार बार पूछता है हैबर प्रोसेस लिखें, हैबर अभिक्रिया लिखें, नहीं तो यही तो है हैबर प्रोसेस। नहीं
5 मार्क्स में आता है, क्योंकि इसका पूरा और डिटेलिंग है। अब आगे चल के प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया पढ़ाएगा, उसको पूरा डिटेल करेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला हम लोग को दिया हुआ है रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन। नहीं तो इसको याद करना पड़ेगा, इसमें नॉर्मल रूल लागू नहीं होता है, तो इसलिए इसको याद रखेंगे। रिएक्शन विथ डाई ऑक्सीजन, तो N2 का रिएक्शन किया गया है O2 के साथ, नहीं तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये जो NO बना है इसका नाम क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो N2 का रिएक्शन जब O2 से कीजिएगा तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, NO का फॉर्मेशन होता है। बाकी तो बैलेंस करने के लिए लगाए हुए हैं यहाँ पर 2, दिक्कत है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद दिया हुआ है रिएक्शन विथ कैल्शियम कार्बाइड, यानी N2 का रिएक्शन कैल्शियम कार्बाइड के साथ दिया हुआ है। तो देख लीजिए, कैल्शियम कार्बाइड CaC2 का रिएक्शन N2 के साथ दिया गया है, इसको हीट सप्लाई किए। नहीं तो हीट सप्लाई करने पे कुछ भी करना नहीं है, देखो इसमें का बस एगो कार्बन निकाल दो। क्या करना है? इसमें का एगो कार्बन निकाल दो, इस N2 को लगा यहाँ चिपका दो, प्रोडक्ट लिखने का तरीका है। तो देख लो CaC और क्या लगा दिया गया? N2, और इसमें का C क्या हो गया? बाहर निकल गया। अब ये CaCN2 जो है उसी को कहते हैं कैल्शियम साइनाइड, नहीं है साइनामाइड। साइनाइड अलग होता है, आई साइनामाइड है। साइनाइड में CN होता है, आई CN2 है, बस में आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए अब यही कैल्शियम साइनामाइड जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। ध्यान रखना है, कैल्शियम साइनामाइड जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। इसलिए ये जो कैल्शियम साइनामाइड है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इसका उपयोग किसमें किया जाता है? फर्टिलाइजर के रूप में किया जाता है, यानी खाद के रूप में किया जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे यूरिया खाद के रूप में होता है कि नहीं, तो यूरिया खाद के रूप में यूज करते हैं। तो यूरिया जो होता है वो भी जल के साथ अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके क्या प्रोड्यूस करता है? अमोनिया। क्या प्रोड्यूस करता है? अमोनिया। और अमोनिया जो है वो आपके पेड़ पौधों को शक्ति प्रदान करता है बढ़ने का। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं तो आपको ध्यान रखना होगा कि यूरिया भी अमोनिया प्रोड्यूस करता है। तो जो चीज, जो सबस्टांस जल से अभिक्रिया करके अमोनिया प्रोड्यूस करे वो आपके लिए क्या है? खाद है, फर्टिलाइजर है, ध्यान रखना है। तो कैल्शियम साइनामाइड जैसे ही जल से अभिक्रिया कीजिएगा इसका, ये कैल्शियम साइनामाइड रिएक्शन अगर क्या बना रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना रहा है? अमोनिया। नहीं तो ये जो अमोनिया है ये आपके खाद का काम करता है, ध्यान रखना है। ठीक है, साथ साथ ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चूना? नहीं, बस में आ रहा है। तो चूना भी का काम करता है, क्या चीज के? कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए, बस में आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कैल्शियम साइनामाइड हमारा फर्टिलाइजर में यूज किया जाता है, याद रहेगा। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाइए। अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? यूजेस ऑफ डाई नाइट्रोजन। डाई नाइट्रोजन का क्या यूज है उसके बारे में पढ़ाया गया है आपको। लिखा हुआ है इसका उपयोग नाइट्रिक एसिड, अमोनिया तथा कैल्शियम सिनामाइड को बनाने के लिए किया जाता है। अभी तो आप देखे नहीं, हम लोग जो N2 था डाई नाइट्रोजन, इसका उपयोग से हम लोग क्या बनाते हैं? अमोनिया नहीं बना रहे थे, कैल्शियम सिनामाइड बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, याद है? ऑस्वाल्ड प्रोसेस, ये भी बिहार बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। हैबर प्रोसेस, ऑस्वाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि। नहीं तो ये सब बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन है ना पी ब्लॉक के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सब 5 मार्क्स में पूछता है, 5 नंबर में। अमोनिया का प्रिपरेशन बताइए हैबर प्रक्रम के द्वारा, ऑस्वाल्ड प्रक्रम के द्वारा नाइट्रिक अम्ल का विधि बताइए, संपर्क विधि के द्वारा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का तरीका बताइए। तो ये सब 5 नंबर में पूछता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो बोलिए इतना समझ में आया? अब चलिए और कहाँ यूज होता है इसका? तो बोल रहा है जहां अक्रिय वातावरण की आवश्यकता होती है वहां भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे लोहा और स्टील उद्योग में। बस में आ रहा है? अक्रिय वातावरण का मतलब, अक्रिय वातावरण का मतलब हुआ कि अभी यहां पर क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नहीं तो ऑक्सीजन भी है कि नहीं है? अब हम लगे यहीं पर लोहा बनाने। नहीं तो लोहा और ऑक्सीजन में बड़ा प्रेम होता है, बस में आ रहा है? तुरंत लोहा और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर लेंगे और आयरन ऑक्साइड बना लेंगे, Fe2O3 FeO बनाना शुरू कर देंगे। मेरा बात समझ में आ रहा है? तो दोनों के बीच में क्या होता है? अभिक्रिया। आप चाहते हैं प्योर लोहा बने, नहीं तो प्योर लोहा बने, बस में आ रहा है? तो उसके लिए आपको जो एटमॉस्फेयर चाहिए वो ऑक्सीजन उसमें नहीं होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें नहीं होना चाहिए,
नहीं, तो इनर्ट एटमॉस्फेयर के जगह पर हम किसको यूज करते हैं, N2 को यूज करते हैं। तो N2 जो होता है वो आयरन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि हम तो पढ़ चुके हैं कि N2 जो होता है वो सामान्य ताप पर क्या होता है, अक्रिय प्रवृत्ति का होता है, नहीं पढ़े हैं तो ध्यान रखना है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई हम चीज बना रहे हैं, नहीं ठीक है, और उसको अक्रिय वातावरण चाहिए, यानी ऐसा वातावरण चाहिए जो उससे रिएक्शन नहीं करे, हम जो बना रहे हैं उससे वो रिएक्शन नहीं करे, तो हम लोग किसका गैस का यूज करेंगे, N2 गैस का यूज करेंगे। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला पॉइंट पे आ जाइए। यह बहुत सारे अभिक्रियाशील रसायनों के लिए अक्रिय तनुकारी के रूप में उपयोग किया जाता है। सही बात है भाई, फिर वही बात आएगी। जैसे सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। सोडियम को ले लीजिए, आप पानी में डाल दीजिए, ब्लास्ट कर जाएगा, यानी सोडियम और पानी के बीच में बहुत तीव्र अभिक्रिया होता है, नहीं तो तीव्र अभिक्रिया होगा तो ब्लास्ट कर जाएगा। सोडियम ले लीजिए, हवा में रख दीजिए, यानी बाहर रख दीजिए, नहीं उसमें फिर आग लग जाएगा सोडियम में। तो सोडियम हवा से भी रिएक्शन कर लेता है, पानी से भी रिएक्शन कर लेता है, करता है कि नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, जो चीज पानी से रिएक्शन कर लेता है बहुत तेजी में, वो तेल से रिएक्शन नहीं करता है। नहीं तो अगर सोडियम को बचाना है, आप चाहते हैं, तो उसको किरासन तेल में डुबा कर रखिए, नहीं चाहे कड़ुआ तेल में डुबा कर रखिए, कोनो तेल में डुबा के उसको रखिए, बस मेरा है, ठीक है, क्योंकि वो पानी से रिएक्शन करता है, यानी पोलर पोलर। अच्छा ये पोलर है सोडियम, नहीं तो इसको नॉन पोलर में रखना पड़ेगा छुपा के, तो उसको नॉन पोलर में छुपा के रखा जाता है। चाहे मोमबत्ती में मुंह में लपेट दीजिए उसको, नहीं तो अभी वो रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि मोमबत्ती भी क्या है, नॉन पोलर। ध्यान रखना है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो अब सेम एज आप सोडियम को बचाने के लिए उसको तेल में छुपा के रखते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे केमिकल हैं, ध्यान रखना है, क्या लिख रहा है, अभिक्रियाशील रसायन। कुछ ऐसे रसायन हैं जिनका यूज हमको बार बार पड़ता है, लेकिन वो क्या है, बहुत अभिक्रियाशील हैं। अगर उनको खुला रख दें तो वो तुरंत किसी और से अभिक्रिया कर लेंगे, नहीं तो उनको हम लोग कहां छुपा के रखते हैं, N2 गैस में छुपा के रखते हैं। कहां छुपा के रखेंगे, N2 गैस में उनको छुपा के रखेंगे, बस में आ रहा है ना। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए आगे आ जाए। द्रव्य नाइट्रोजन का उपयोग जैविक पदार्थों एवं खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है, नहीं रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज किया जाता है। यानी हम लोग जो खाना खाते हैं वो खाना क्या होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कब, गर्मी के समय में खराब होता है कि नहीं, ठंडा के समय में तो फायदे करते हैं हम लोग, नहीं दिन का खाना शाम को खा लिए, रात का खाना सुबह खा लेते हैं, खराब होता है, नहीं होता है, जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि ठंडा है भाई। ठंडे टेम्परेचर में, जब टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है तो उस केस में खाने में कीड़े जल्दी नहीं लगते हैं। तो N2 गैस जो है ये प्रशीतक का काम करता है, यानी कि ठंडे को बोल रहे हैं, खाने को ठंडा रखने का काम करता है। आपका खाना अगर लंबे टाइम तक ठंडा रहेगा तो आपके खाने जल्दी खराब नहीं होंगे। तो ये खाने के लिए प्रशीतक का काम करता है, रेफ्रिजरेटर का काम करता है। दिक्कत है। लिक्विड नाइट्रोजन का उपयोग क्रायो सर्जरी में भी किया जाता है, ध्यान रखना है। क्रायो सर्जरी एक खास प्रकार की सर्जरी है, नहीं जिसमें ज्वलनशीलता बहुत उत्पन्न होती है। कैसे हम लोग बोल रहे हैं, रिफ्रिजरेंट, नहीं तो जहां पर जिस में इन्फ्लामेशन, जिस ऑपरेशन से, जिस सर्जरी से इन्फ्लामेशन होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जलन, शरीर पूरा जलने लगे उसमें, तो उस सर्जरी में किसका उपयोग किया जाता है, लिक्विड नाइट्रोजन का। वहां पर लिक्विड नाइट्रोजन लगाने से आपको राहत महसूस होती है। मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं तो ये बात हमको ध्यान रखना है। तो वही हम लोग को बताया गया है। चलो आज के लिए इतना है।